नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम के बारे में। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसका एग्जाम डेट जो पीईटी का है वो 15 अक्टूबर 2022 और 16 अक्टूबर 2022 को है। ठीक है, 15 और 16 अक्टूबर को ये एग्जाम लगा हुआ है। तो अगर आप पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं हर सब्जेक्ट के और हर एक कंपटीशन के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। ठीक, तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, आज का पहला फैक्ट है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता की खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी। नोट रखिएगा, प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, सिंधु सभ्यता की खोज बताइए निम्न में से किसने की थी। चार ऑप्शन होंगे, राइट आंसर आप सेलेक्ट करेंगे राय बहादुर दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे झंडे को सर्वप्रथम कब फहराया गया। तो याद रखिए 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को तिरंगे झंडे को सर्वप्रथम फहराया गया था। और देखिए, ये करो या मरो का नारा पिछली बार पीईटी 2021 में, नोट कीजिएगा इस बात को कि पीईटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, करो या मरो का नारा किसने दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पीईटी 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अगर आप एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखते हैं तो वहां पर ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा कि करो या मरो का नारा किसने दिया। तो गांधी जी ने दिया है। ठीक है, कब दिया, 1942 ईस्वी में। आपको सन भी याद रखना है। ठीक, नारा याद रखना है, कौन से महापुरुष ने कौन सा नारा दिया। इसके लिए अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जरूर आप लोग चैनल पर विजिट कीजिए और देखिएगा वहां पर महापुरुषों के नारे। ठीक, महापुरुषों के नारे, इससे संबंधित वीडियो आपको पड़ी हुई है, तो जरूर वॉच कीजिए, वहां से आपका एक नंबर जरूर कवर हो सकता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो मैंने लिया है उसे जरूर याद रखिएगा, करो या मरो का नारा किसने दिया, गांधी जी ने दिया। कब दिया, 1942 ईस्वी में दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन नोट कीजिए कि शून्यकाल भारत में सन 1962 ईस्वी से शुरू हुआ। ठीक है, शून्यकाल का प्रारंभ कब से किया गया। ठीक है, संसद में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शून्यकाल का प्रारंभ कब से किया गया, तो 1962 ईस्वी से शून्यकाल का प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है कि वंशागति का जो वाहक है वो गुणसूत्रों को कहा जाता है। किसे कहा जाता है वंशागति का वाहक, गुणसूत्र को। प्रश्न आएगा कि बताइए वंशागति का वाहक जो है निम्न में से किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन होंगे, राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन है कि सन 1829 ईस्वी में जीवाणु नाम वैज्ञानिक किसने दिया, एहरेनबर्ग ने। ठीक, तो याद रखिएगा जीवाणु नाम किसने दिया था, और ये याद रखिएगा एहरेनबर्ग ने दिया था। कब दिया था, तो 1829 ईस्वी में दिया था। ठीक, जीवाणु नाम किसने दिया, एहरेनबर्ग ने दिया। ठीक, कौन वैज्ञानिक थे, एहरेनबर्ग इनका नाम है। और कब दिया, तो 1829 ईस्वी में जीवाणु नाम दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। ठीक, शरीर से हृदय की ओर सिरा कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है हृदय से शरीर की ओर, नोट कीजिएगा, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं, धमनी। इंपॉर्टेंट है, अभी यहां पर देखिएगा कि शरीर से अगर हृदय की बात करें, शरीर से हृदय, तो वो होगा सिरा, और हृदय से शरीर की बात करें, तो वो होगी धमनी। ठीक, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, शुष्क सेल किसके बनते हैं। तो याद रखिए जस्ते के बना होता है शुष्क सेल। अगला पॉइंट है, ऊष्मा और कार्य में संबंध किसने स्थापित किया था। तो डॉक्टर डी जूल ने ऊष्मा और कार्य में संबंध स्थापित किया था, डॉक्टर डी जूल। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। इंपॉर्टेंट है, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। ठीक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इससे संबंधित शॉर्ट वीडियोस आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल है। ठीक, तो जरूर वॉच कीजिए, वहां से आपके प्रश्न जरूर कवर होंगे। अगर आप शॉर्ट वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है, शॉर्ट वीडियोस के नाम से प्लेलिस्ट है शॉर्ट वीडियोस। ठीक, इसके नाम से आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जितने भी ईवीएस के क्वेश्चन हैं, ठीक है, हिस्ट्री के क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं, ये मैंने शॉर्ट वीडियोस में करवाए हैं। ठीक है, तो आप लोग उसे वॉच कीजिए, थोड़ा सा अगर टाइम आपके पास है तो वॉच कीजिए, क्योंकि वहाँ से आपका कम से कम 4 से 5 नंबर आपके कवर हो सकते हैं। ठीक है, और 4 से 5 नंबर स्कोर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन है
कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो याद रखिएगा जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन और प्रोटॉन रदरफोर्ड। ठीक, अगला क्वेश्चन है देखिए न्यूट्रॉन की चैडविक ने। इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो चैडविक ने की। ठीक, तीनों ही याद रखने हैं आपको, इलेक्ट्रॉन याद रखना है, प्रोटॉन याद रखना है और न्यूट्रॉन, ये तीनों ही आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सीरियस है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि जैसे कैड का आपको फुल फॉर्म पूछा जाए, कैड का फुल फॉर्म तो याद रखिएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, कंप्यूटर नेटवर्क, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो आरपानेट, आरपानेट ये विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीहरिकोटा का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अगर पूछा जाए कि श्रीहरिकोटा का नाम बदलकर क्या रखा गया, चार ऑप्शन देंगे आपको, राइट आंसर क्या सेलेक्ट करना होगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा का नाम बदलकर रखा गया। अगला क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में किसने समाप्त किया, तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन ने जो है 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। ठीक, आपको सन याद रखना है और ये जो एक्ट है इसे याद रखना है और किसने समाप्त किया ये भी याद रखना है। ठीक, तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था, तो 1880 से 1884 ईस्वी। इंपॉर्टेंट है, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक, जैसे शहर दे दिया जाएगा, शहर आपको दिया जाएगा और ये किस नदी के किनारे स्थित है ये भी पूछा जाएगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे स्थित है और गंगा नदी के किनारे जितने भी शहर स्थित हैं आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में मौसम संबंधी सेवा कब 1875 ईस्वी में आरंभ की गई। तो अगर मौसम संबंधी सेवा पूछते हैं कि भारत में कब से आरंभ की गई तो 1875। ठीक, 1875 से। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए, पूछा जाएगा इसी तरीके से प्रश्न आएगा कि बताइए निम्न में से भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो राइट आंसर आप सेलेक्ट करेंगे टिहरी बांध। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, तो चिल्का झील। ये जो चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। इंपॉर्टेंट है, देखिए सबसे ऊंचा बांध, सबसे बड़ी तटीय झील, इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो तैयार रखिए। ठीक है, तो इस तरीके के वीडियोस के लिए आप लोग EVS का जो प्रैक्टिस सेट है, ठीक, इसे आप लोग वॉच कर सकते हैं हमारे चैनल पर। ठीक, तो यहाँ से काफ़ी आपको क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, चिल्का झील। ठीक, अगला नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक, अगर आप हमारे वीडियोस को आप लोग इस समय जो वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी आप इतना देख लेते हैं तो यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन कवर हो सकते हैं पेट एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिए, और जो वीडियोस UPSSC PET की अवेलेबल हैं चैनल पर उसे भी ज़रूर वॉच कीजिए जो पहले से अपलोड की जा चुकी हैं। और आपको पर डे जो है हमारे चैनल पर UPSSC PET की जो वीडियोस हैं वो आपको सुबह और शाम देखने को मिलेंगी, तो ज़रूर वॉच कीजिए आप लोग, यहाँ से आपका स्कोर काफ़ी ज़्यादा मेंटेन हो सकता है। ठीक, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट झील है ये, लोकटक झील ये मणिपुर राज्य में है। कहाँ पर है, मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो चेमायुंगदुंग हिमनद ये जो है तिब्बत में है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अक्सर ब्रह्मपुत्र नदी का तो उद्गम पूछा ही जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में है, तो नाथुला दर्रा ये सिक्किम राज्य में है। इंपॉर्टेंट है, दर्रे से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, नोट कीजिए उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो ये है नंदा देवी। कौन सी है, नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में, ठीक है, शिमला में हुआ था। याद रखिएगा ये जो मैकमोहन रेखा है इसका निर्धारण कब किया गया था, तो सन 1914 ईस्वी में शिमला में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया। सन और स्थान ये दोनों आपको याद रखने हैं। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, ध्यान दीजिएगा, सुपीरियर झील। ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है
सुपीरियर झील और कहाँ स्थित है, इसका लोकेशन भी आपको याद रखना है, अमेरिका, अमेरिका में है सुपीरियर झील, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो गोबी मंगोलिया में स्थित है। ठीक, ये एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी, गोबी। ठीक है, और कहाँ है, तो ये भी याद रखिएगा, मंगोलिया। कहाँ पर, मंगोलिया में। ठीक, अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंची पर्वतमाला, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय। ठीक, हिमालय, और ये एशिया, ये भी याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप में है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग, और सबसे छोटे की अगर बात करें तो हमिंग बर्ड। ये जो हमिंग बर्ड है ये सबसे छोटा है, और ये जो शुतुरमुर्ग है ये संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। ठीक, तो पक्षियों में सबसे बड़े की बात करें तो शुतुरमुर्ग, और सबसे छोटे की बात करें तो हमिंग बर्ड। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला पॉइंट है कि इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है, तो 876। ठीक, 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से। अगला क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड की राजधानी, जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली, ये पार्ट 6 है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ये पार्ट 6 हम लोग देख रहे हैं इस ये वीडियो के यूपीएससी पीईटी 2022 सीरीज में हम लोग पार्ट 6 ये सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो नोट कीजिएगा, मैंने पार्ट 5 में आपको बताया है कि जितने भी राजधानी हैं देशों की राजधानी और मुद्राएं, ठीक है, आपको ये जरूर तैयार रखना है। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, क्या है, वेलिंगटन, और मुद्रा पूछा जाए तो डॉलर, तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, मुद्रा पूछे तो डॉलर। रूस और फिनलैंड के बीच विभाजन रेखा कौन सी है, मेन रहीन रेखा। ये जो मेन रहीन रेखा है, मेन रहीन रेखा, ये रूस और फिनलैंड के बीच विभाजन रेखा है, मेन रहीन रेखा। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिए। ठीक है, ताकि आपको तैयार करने में आसानी रहे, क्योंकि आपको नोट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं, क्योंकि आज जो है 7 अक्टूबर हो चुका है। ठीक, 7 अक्टूबर है और आपका 15 और 16 में एग्जाम है। ठीक, तो ज़्यादा समय नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड का भौगोलिक उपनाम क्या है, यूरोप के खेल का मैदान। यूरोप के खेल का मैदान, ये जो है स्विट्जरलैंड का भौगोलिक उपनाम है। तो उपनाम से भी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, तो स्विट्जरलैंड का भौगोलिक उपनाम क्या है, यूरोप के खेल का मैदान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा, किताब उल हिंद के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट है, किताब उल हिंद के लेखक अल-बरूनी। कौन है, अल-बरूनी। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है, सीलोन है। ठीक, देखिए प्राचीन नाम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कि जो पुस्तक हैं उनके लेखक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो किताब उल हिंद के लेखक अल-बरूनी हैं, श्रीलंका का प्राचीन नाम सीलोन है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि। ठीक, देखिए जल संधि भी से भी प्रश्न आपको तैयार रखते हैं, तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि है होर्मुज जल संधि। तो प्रश्न पूछा जाए कि होर्मुज जल संधि किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है, तो याद रखिएगा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, इन दोनों को ही होर्मुज जल संधि जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि बुशमैन जाति, जनजाति जो होती है, ये जनजाति होती है, बुशमैन क्या है, एक जनजाति है, और ये कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। याद रखिएगा कहाँ पर पाई जाती है, जनजाति से भी प्रश्न तैयार रखते हैं कि बुशमैन जनजाति ये कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भंवर सिद्धांत का संबंध चक्रवातों से है, किससे है, भंवर सिद्धांत का संबंध चक्रवातों से। देखिए जो मैंने शॉर्ट वीडियोस की प्लेलिस्ट कहा था आपसे, आप लोग जरूर वॉच कीजिए, वहाँ पर मैंने जनजाति से भी प्रश्न करवाए हैं। ठीक है, तो आपको काफ़ी वहाँ से मदद मिलेगी शॉर्ट वीडियो से, तो जरूर वॉच कीजिए। तो देखिएगा भंवर सिद्धांत का संबंध किससे है, चक्रवातों से है। ठीक, भंवर सिद्धांत का संबंध चक्रवातों से है। ठीक, अगला क्वेश्चन कि वायुमंडल में कुल कितनी परतें होती हैं, तो याद रखिएगा 5 परतें पाई जाती हैं। वायुमंडल में कुल 5 परतें पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं, देखिए ये भी यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं कि वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं, तो वहाँ पर ऑप्शन दे देंगे 2 होती हैं, 4 होती हैं, 6 होती हैं, 5 होती है। राइट आंसर आपको 5 लगानी है। अब आपको यहाँ पर नाम भी याद रखने हैं कि वो जो 5 परतें हैं ना वो कौन कौन सी हैं, तो देखिएगा जरा, क्षोभ मंडल है, पहली है क्षोभ मंडल। ठीक, दूसरी है समताप मंडल, तीसरी है मध्य मंडल, चौथी आयन मंडल और पांचवी है बहिर्मंडल। तो क्षोभ मंडल नंबर 1, नंबर 2 समताप मंडल, नंबर 3 मध्य मंडल, नंबर 4 आयन मंडल और नंबर 5 है बहिर्मंडल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर। ये जो कैस्पियन सागर है ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, लास्ट वीडियो में
तो वहाँ पर जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी का मैंने बताया था, ठीक, यहाँ पर नील नदी का याद रखिएगा। उद्गम स्थल विक्टोरिया झील, ठीक है, विक्टोरिया झील। मैंने इससे पहले भी ये जो नदी और उनका उद्गम स्थल, इससे संबंधित वीडियो मैंने करवाई है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? विक्टोरिया झील है, ठीक। अगला क्वेश्चन, एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया के बाद अफ्रीका है, ठीक। एशिया सबसे बड़ा, उसके बाद अफ्रीका। तो एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला नोट कीजिएगा कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180 है। और देशांतरों की संख्या पूछे तो 360। अगर अक्षांशों की संख्या पूछे तो 180 बताइएगा, 180, और देशांतरों की संख्या पूछे तो 360 बताइएगा, ठीक। तो अक्षांशों की संख्या 180 और देशांतरों की संख्या 360, ठीक। अगला क्वेश्चन कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। कौन सा है? शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का राष्ट्रीय चिन्ह, भैया राष्ट्रीय चिन्ह से भी प्रश्न आए हैं, क्राइसैंथेमम। क्राइसैंथेमम जिसे गुलदाउदी भी बोलते हैं, ठीक। क्राइसैंथेमम गुलदाउदी भी कहते हैं, ये जापान का राष्ट्रीय चिन्ह है, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा कि आमार सोनार बांग्ला जो है, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। नोट कीजिएगा, आमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, और इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और ये इन्होंने ही जनगण मन, ठीक है, इसके भी रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो याद रखना है आपको, आमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, ठीक। स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसके रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और अपने देश में ये जनगण मन है, ठीक, इसके भी रचयिता कौन है? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा, आमार सोनार बांग्ला। अगला है कानपुर महल, ठीक है, ये धौलपुर राजस्थान में है, ऐसा ना करिएगा गड़बड़, ठीक है, कि अगर प्रश्न पूछा जाए बताइए कानपुर महल कहाँ स्थित है, तो जल्दबाजी में ऑप्शन तो कानपुर वो देंगे ही देंगे, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। तो कानपुर में नहीं है कानपुर महल, ठीक, गलती से मत लगाइए, ये धौलपुर राजस्थान में है, ठीक है, कानपुर महल धौलपुर राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है कि 20वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, 20वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में 2014 में हुआ था। सन तो बहुत अच्छे से तैयार रखिएगा, 2014 में 20वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए, अगला है कि जंप बॉल शब्द का संबंध किससे है? बास्केटबॉल से। किससे? बास्केटबॉल से है जंप बॉल शब्द का संबंध, ठीक, इंपॉर्टेंट है, बास्केटबॉल से है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, देखिएगा, जंप बॉल शब्द का संबंध बास्केटबॉल से है। अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन तथा फ्रेंच ओपन का संबंध लॉन टेनिस से है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, ठीक, इसका संबंध किससे? लॉन टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। और ये जो रग्बी फुटबॉल है ना, इसमें कितनी होती है? 15 होती है। तो खेल में कितने खिलाड़ी हैं, ठीक है, ठीक, खेल और उनसे संबंधित कितने खिलाड़ी होते हैं, ये भी आपको तैयार रखने हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 और रग्बी फुटबॉल में 15 होती है, ठीक। तो याद रखिए, वाटर पोलो में 7, रग्बी फुटबॉल में 15। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ है, ठीक है, कहाँ है और इसके मुख्यालय कहाँ पर स्थित हैं और इसकी स्थापना कब हुई है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको तैयार रखना है, ऑर्गेनाइजेशन वाले भी। तो देखिएगा जरा, ओपेक की स्थापना कब हुई? 1960 में बगदाद में हुई, ठीक। ओपेक की स्थापना 1960 बगदाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जरा, हेडक्वार्टर से संबंधित है, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? तो लग्जमबर्ग में, यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग में, ठीक। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आपने ये वीडियो देखी है तो यहाँ से उम्मीद है आप लोगों को जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, ठीक। तो आप लोग रिस्क मत लीजिए, क्योंकि इसमें जितना आप स्कोर करेंगे ना, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वैकेंसी में आपका नाम आने वाला है, ठीक। तो जितना अच्छा स्कोर हो सके आप लोग कवर कीजिए, ठीक, हो सके तो 85+ में स्कोर आप लोग अपना कवर कीजिए, ठीक। और जो वीडियोज़ आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही उन्हें ज़रूर वॉच कीजिए, यहाँ से ज़रूर आपको मदद मिलेगी एग्ज़ाम में। तो वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये जो सीरीज़ चला रहे हैं, ठीक है, UPSSC PET 2022 के लिए, ये 6 नंबर वीडियो है, ठीक, ये 6 नंबर वीडियो है, पार्ट 6 है। और इसके बाद भी अभी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ठीक, समय समय पर डे आपको 2 से 3 वीडियो मिलेंगी, तो इन्हें आप लोग ज़रूर वॉच कीजिए, ठीक। और इसके लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ठीक, नोटिफिकेशन आप तक पहुँचना ज़रूरी है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।